आज सुबह मीर अली शुमाली वज़ीरिस्तान में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में इत्तलात हैं अभी तक कि मुताद्दद जो हैं वो शहादतें वहाँ पर हुई हैं। लेकिन अब जब हम प्रोग्राम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस वक्त तक सरकारी सतह पर यानी कि ISPR की तरफ से इसके हवाले से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। बट इट इज़ पॉसिबल बाय द टाइम ये प्रोग्राम ऑन एयर जाए तो मज़ीद तफसीलात इसकी सामने आए। लेकिन जो मकामी ज़राए से और जो सिक्योरिटी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये वाक़या मीर अली में सुबह उस वक्त पेश आया जब एक खुदकुश हमला आवर या एक खुदकुश बारूद से भरी जो वैन थी उसने टकरा दिया जो बम डिस्पोजल यूनिट था वहाँ पर, और उसके नतीजे में जो करीबी घर थे वो भी मुतासर हुए, उनकी छतें गिर गईं, जिसमें ये इत्तलात हैं कोई बच्चे भी इसमें यानी कि सिविलियंस ज़ख्मी हुए हैं और इस तरह की उनकी कैजुअल्टीज़ की इत्तला है। अब इसकी जो जिम्मेदारी है वो कबूल की है हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने, और ये पिछले चंद माह में अगर आप देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक इंगेजमेंट चल रही है, ताल्लुकात में एक रीसेट हुआ है, तो उसके बाद से ये पहला इस तरह का बड़ा खुदकुश हमला हुआ है। अब इसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात से मुतालिक, ये हमें आने वाले वक्तों में पता चलेगा। बट दिस इज सिग्निफिकेंट क्योंकि हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने ये जिम्मेदारी कबूल की है, क्योंकि आपको पता है कि जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कुछ चीज़ों के ऊपर अंडरस्टैंडिंग हुई है तो हमने देखा है कि कम से कम जो दहशतगर्दी के वाक़यात और ख़ास करके इस तरह के जो बड़े खुदकुश हमले हैं उसमें कंसिडरेबली हमें कमी देखने को मिली है। लेकिन ये अब जो वाक़या है अगेन इट्स अ टेस्ट केस जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक कोशिश की जा रही है कि ताल्लुकात को असर नौ से बेहतर किया जाए। तो मैं आपसे ये पूछने लगा था कि काफ़ी देर बाद इस किस्म की कोई खबर आई है कि कोई इतना बड़े स्केल का वाक़या जो हुआ है, ऑल्दो अभी हमारे सामने पूरी तफसीलात नहीं है, जब आएंगे तो उस पर बात करेंगे। लेकिन ये इंडिकेट करता है वही पुराना जो एक पैटर्न है कि एक साइड पर अगर पाकिस्तान को कहीं से कोई चीज़ बेहतर होती है तो उसको फिर इंटरनली उसको ब्लीड करने की कोशिश शुरू हो जाती है, उसी का ये एक सिलसिला नज़र आ रहा है। लग ऐसे रहा था कि जब चीन में पाकिस्तान अफगानिस्तान की मुलाकात हुई उसके बाद चीज़ें जो थी वो राइट ट्रैक पे जाना शुरू हो गई थी। जो रिपैट्रिएशन का जो एक प्रोसेस था वो भी मेरे ख्याल अपेरेंटली लग ऐसा रहा था कि स्लो डाउन हो गया था जो अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में रहे उनको वापस भेजने का। तो इस पर हम बहुत ज़्यादा कुछ अभी स्टेज के ऊपर को कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन एक कंसिस्टेंट चैलेंज ज़रूर अपनी जगह पर ये मौजूद है। और आई थिंक ये कोई अनएक्सपेक्टेड भी नहीं था किसी के, अगर आप कहें कि ओवरनाइट ये मामलात ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ इशू इसके अंदर अब ये है क्योंकि ये जिम्मेदारी कबूल की हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने कि किस हद तक इसमें जो रोल अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है, क्योंकि जो पाकिस्तान के हुकाम है वो ये बिल्कुल एक्नॉलेज करते हैं कि हालिया महीनों के अंदर अफगान तालिबान की हुकूमत जो है उन्होंने कुछ ऐसे इकदाम लिए हैं जिसकी वजह से कंसिडरेबली फ़र्क पड़ा है जो दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में होते थे। लेकिन इस वाक़े का होना ये ज़रूर चैलेंज है क्योंकि जो वाशिंगटन में फील्ड मार्शल अभी गए थे तो थिंक टैंक्स के लोगों से वहाँ पर बात हुई थी, तो वहाँ पर जो उन्होंने अपनी असेसमेंट भी दी थी तो उसमें अफगानिस्तान से मुताल्लिक कोई इतनी पॉजिटिव असेसमेंट नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में मुख्तलिफ जो दहशतगर्द ग्रोह हैं वो ज़्यादा मजबूत और स्ट्रेंथन हो रहे हैं। तो लेट्स सी पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स आता है। दूसरी तरफ एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए, और वो पॉजिटिव डेवलपमेंट इंडस वाटर्स ट्रीटी से मुतालिक है, क्योंकि कल जो दी हेग में यानी कि नेदरलैंड्स में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसका एक सप्लीमेंट्री अवार्ड यानी कि आप कह सकते हैं कि एक फैसला सामने आया, और वो भी पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर सामने आया है, जिसमें जो मौजूदा जो तब्दीलियां आई हैं, खास करके जो भारत ने यकतरफा तौर पर इंडस वाटर्स ट्रीटी को मुअत्तल किया है। तो उसके बाद बहुत सी डिस्कशंस और बातें हो रही थी कि क्या भारत ऐसा कर सकता है। हालांकि इट इज़ क्लियर इंडस वाटर्स ट्रीटी में भी, और ट्रीटी आमतौर पर जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं उसमें जब तक दोनों फरीकैन जो पार्टीज़ हैं वो म्यूचुअली डिसाइड ना करें तो ना तो उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, ना ही उसे यकतरफा तौर पर मुअत्तल या ख़त्म किया जा सकता है। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जो ये अवार्ड दिया है उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने ये कहा है कि भारत का ये जो हालिया फैसला है ये बिल्कुल भी जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है उसकी जो प्रोविजंस हैं उसकी वो वायलेशन है और भारत ऐसा कर नहीं सकता। तो ये एक नटशेल में आई थिंक इट्स अ क्लियर पाकिस्तान के लिए विक्ट्री है। और जो भी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास इस वक्त 2016 से दो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मंसूबे हैं भारत के जिसको पाकिस्तान लेकर के वहाँ पर गया था, वो एज पर जो प्लान है उसके तहत कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा है कि वो उसकी प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी, क्योंकि इररिस्पेक्टिव के भारत ने जो भी उसको सस्पेंड किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट इज़ वन सिग्निफिकेंट आई थिंक डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर पाकिस्तान।
अब किस हद तक उससे पाकिस्तान को फायदा होता है वो अलग बात है, बट अगेन आई थिंक इंटरनेशनली ये चीज़ प्रूव हो रही है कि भारत जो है अब जो इंटरनेशनली जो ट्रीटीज़ हैं, जो एक ऑब्लिगेशंस होती हैं, उनको भी ओपनली वायलेट कर रहा है। और ये जो फैसला है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, ये श्योरली पाकिस्तान की एक आप कह सकते हैं कि कामयाबी है। कामरान, अगर इस केस की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें, काफ़ी अरसा से ये डिस्प्यूट चल रहा था। डिस्प्यूट बुनियादी तौर पर यह कि जो इंडस बेसिन ट्रीटी के तहत पाकिस्तान के हिस्से के 3 दरिया हैं, सिंध, जेहलम और चनाब, उसके ऊपर भारत जो है वो डैम नहीं बना सकता। तो भारत ने 2 वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए थे। पहले उन्होंने बायलैटरली इस मसले को हल करने की कोशिश की, नहीं हुआ। उसके बाद अगस्त 2016 में पाकिस्तान गया था आर्बिट्रेशन कोर्ट में। पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर आर्बिट्रेशन कोर्ट बनी थी और उसमें ये दोनों चीज़ें चैलेंज हुई। तो बजाय भारत आर्बिट्रेशन कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स हैं उसका हिस्सा बनता, उन्होंने एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करने की वर्ल्ड बैंक से दरख्वास्त की, जो इस केस में मेडिएटर है। तो वर्ल्ड बैंक ने 2022 में न्यूट्रल एक्सपर्ट भी अपॉइंट कर दिया। अब ये जो डेवलपमेंट हुई थी, जो हेल्ड इन अबेंस किया है ट्रीटी को भारत ने, इसके अगेंस्ट पाकिस्तान 11 जून 2025 को, मतलब अभी चंद दिन पहले वो कोर्ट के सामने गया और उसमें जो पाकिस्तान ने बुनियादी सवाल ही यही उठाया है कि भारत ने एक गलत इकदाम किया है। तो इस फैसले का ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इसके ऊपर क्या असर होगा। तो उसमें जो एक लाइन है जो उनके डिसीजन की, वो मेरा ख्याल इसको पढ़ भी देते हैं ताकि एक दफ़ा चीज़ें फिर क्लैरिफाई हो जाए। उसके बाद फर्दर आपसे पूछेंगे इंडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन और पाकिस्तान का क्या है कि इट इज़ नॉट ओपन टू इंडिया टू टेक यूनिलैटरल एक्शन दैट सस्पेंड्स प्रोसीडिंग्स ऑन डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ दिस आर्बिट्रेशन। बुनियादी तौर पर ये जो आर्बिट्रेशन कोर्ट का ये जो शॉर्ट एक ऑर्डर आया भी है, ये इस चीज़ के ऊपर है कि जब 2016 में इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी, उस वक्त ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जो कि इस प्रोसीडिंग्स को अफेक्ट करती। और उसके बाद एक ही चीज़ इन प्रोसीडिंग्स को अफेक्ट कर सकती है कि दोनों ममालिक में कोई एग्रीमेंट हो जाए और वो उस एग्रीमेंट के जरिए ये मामला कोर्ट के सामने ख़त्म हो जाए। तो ऐसा तो कोई एग्रीमेंट नहीं है और प्रोसीडिंग्स वैलिड है और वैलिड रहेंगी और इसका फैसला जो वो बाद में आ जाएगा। बिल्कुल, और इससे पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है कि जब इन्होंने, भारत ने ये स्टेप लिया था कि ये यूनिलैटरली एक तरफा तौर पर इसको ख़त्म नहीं कर सकते। और आई थिंक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर जो अब इशू है कि एक तो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है, वेलकम किया है पाकिस्तान ने। इसी तरह से दफ्तर ख़ारजा का भी स्टेटमेंट आया है, उन्होंने भी इसको वेलकम किया है कि ये बिल्कुल पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है। लेकिन जो भारत का रद्द-ए-अमल है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और भारत का जो रद्द-ए-अमल है, एक तो उन्होंने कहा है कि हम इस फैसले को, तो सबसे पहले जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है इसको ही, इसके वजूद को ही हम नहीं मानते, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि जब 2016 में भी जब पाकिस्तान के कहने के ऊपर ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनी थी, 2 जो मंसूबे हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, तो वो सेपरेटली चले गए थे। वर्ल्ड बैंक से कहा था कि आप चले जाएं कि न्यूट्रल एक्सपर्ट जो हैं उनको अपॉइंट करें। अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम था कि एक ही इशू के ऊपर उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पहले बनाई, फिर उन्होंने साथ ही न्यूट्रल एक्सपर्ट भी बना दिया और फिर ये मामला तकरीबन आप कह सकते हैं कि 6 साल तक लटका रहा। ना कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये मामला चला, ना ये जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स हैं इसको प्रोसीड किया। फिर असल कहानी तब शुरू हुई कि 2022 में जब वो स्टे वगैरह था वो लिफ्ट कर दिया, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी ये मामला चला गया, न्यूट्रल एक्सपर्ट भी वो करना शुरू हो गए। तो ये वो पॉइंट था जब आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल ये इशू रेज करना शुरू किया। उन्होंने मुख्तलिफ खतूत पाकिस्तान को लिखे कि हम ये जो ट्रीटी है इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, इसको रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही था कि हम जो इंडस वाटर्स जो कमिश्नर हैं दोनों, उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी हमारे इश्यूज हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। अब भारत का ये मौक़िफ़ था क्योंकि ये ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी, इसमें बहुत सी अब चीज़ें जो लूप होल्स हैं हमारे सामने आए हैं और ख़ास करके कि एक ही इशू के ऊपर आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी कर रही है एडजुडिकेट, न्यूट्रल एक्सपर्ट भी है, तो इस एनोमली को दूर करें। फिर ये जो वाक़या हुआ पहलगाम वाला, उसके बाद उन्होंने दहशतगर्दी वाला मामला भी वो बीच में ले आए और अब उन्होंने उसको मुअत्तल किया है। बट आई थिंक जो सिग्निफिकेंट इसकी हाईलाइट है, जो भारत के दफ्तर खारजा ने स्टेटमेंट जारी किया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ये तो पाकिस्तान के बिहेस्ट पे इन्होंने ये फैसला दिया है, इसलिए हम इन्हें नहीं मानते। तो ये मेरे ख्याल में अगर तो बात दुरुस्त है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि अब जो हमारा क्लाउड और असर रसूख इस हद तक बढ़ गया है कि हम जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को भी मनूवर कर सकते हैं अपने हक में। तो ये तो भारत को अपनी वो आप कह सकते हैं कि शिकस्त को तस्लीम कर रहे हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि दुनिया की अब वो कहते हैं कि चौथी बड़ी मईशत है, बाकी दुनिया के साथ जो उनके इंटरेस्ट जो हैं वो अलाइंड हैं, पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड स्ट्रगल कर रहा है,
बट हमारी इतनी आउटरीच है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हमारे कहने के ऊपर हमारा जो मौकफ है उसको रिफ्लेक्ट करेगी। तो सीरियसली आई थिंक भारत को सोचना चाहिए कि उनके साथ वो क्या एक रहा चीज है। जो उन्होंने जरूर अपने डिसीजन में वाजे की है कि ये जो क्वेश्चन है इसको हेल्ड इन अबेंस वाला, ये इट्स अ पोजीशन जो उस ऑर्डर के अंदर फैसले में लिखा हुआ, इट्स अ पोजीशन मे बी कैरेक्टराइज्ड एज अ मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, डज नॉट डिप्राइव द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ कॉम्पिटेंस, कि उनकी जो कॉम्पिटेंस है वो अपनी जगह पे मौजूद है। भारत इंटरनेशनल लॉ के तहत जो करना चाहे वो कर सकता है, बट इसका जो इफेक्ट, जो बुनियादी बात है कि जिस तेजी से एक तो फैसला आया 11 जून को, ये एप्लीकेशन गई है पाकिस्तान की तरफ से और कल ये फैसला आ गया, तो काफी चीजें फास्ट मूव करें। एक और जो डेवलपमेंट हुई है जिसको हम भी पहले उसका जिक्र नहीं कर सके और अभी भी वो रेलेवेंट है, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। आपको पता है कि पाकिस्तान जो है पहले वर्ल्ड बैंक का जो साउथ एशिया का डिपार्टमेंट है उसका हिस्सा था, क्योंकि हम साउथ जनूबी एशिया का हिस्सा है तो हम इसलिए साउथ एशिया में थे। साउथ एशिया में भारत भी है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और बाकी ममालिक हैं इसके अंदर। तो अब ये फैसला किया वर्ल्ड बैंक ने कि पाकिस्तान को साउथ एशिया का जो उसका डिपार्टमेंट है उसके प्रीव्यू से निकाल दिया है और पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका जो विंग है वर्ल्ड बैंक का उसमें शामिल कर दिया है। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। नहीं, ये पाकिस्तान के हक में है। अब इसकी दो इंटरप्रिटेशंस है। जो मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका का जो डिपार्टमेंट है उनका, उसका जो ऑफिस है वो रियाद में है, सऊदी अरेबिया में। अब पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और वो जो मिडिल ईस्ट वाला जो हिस्सा है उसके साथ उसको जोड़ दिया गया है। ऑन द फेस ऑफ इट वर्ल्ड बैंक के लोग ये कह रहे हैं कि फैसला इसलिए किया कि आईएमएफ की भी इसी किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन है कि जैसे पाकिस्तान जो है आईएमएफ के अंदर उनका जो मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया डिपार्टमेंट है उसमें फॉल करता है। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। एक्चुअल जो कहानी है इसके पीछे वो ये है कि वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है जो इंडियन ओरिजिन के हैं उन्होंने ये फैसला किया कि वर्ल्ड बैंक का जो है ना उसका जो बेसिक बुनियादी फैसला ये था कि जो वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट्स हैं वो जिन जिन खित्तों के हैं वहां पे जाके वो बैठे। तो साउथ एशिया के खित्ते में वो चाह रहे थे कि वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस हो वो न्यू दिल्ली में हो। तो ये चीज एक किस्म की पाकिस्तान के लिए रुकावट थी और इंडिया के लिए भी थी। अगर साउथ एशिया का जो उनका डिपार्टमेंट है जो जिसका पाकिस्तान अगर हिस्सा रहता तो वो न्यू दिल्ली में होता, फिर आपका आना जाना तो लगा रहता है, फिर वीजाज के इश्यूज आते हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं। तो इस वजह से अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती कि ना तो वर्ल्ड बैंक अपना जो सब ऑफिस है रीजन का वो इस्लामाबाद में बनाता, ना वो न्यू दिल्ली में बनाता, वो थर्ड कंट्री में नेपाल में चला जाता, श्रीलंका चला जाता, कहीं चला जाता, लेकिन न्यू दिल्ली नहीं जाता। अब इंडियन रीजन के उनके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये फैसला किया कि इनके जो वाइस प्रेसिडेंट वहां बैठेंगे। तो फिर फैसला यही हुआ कि पाकिस्तान अब अलहदा हो गया साउथ एशिया से। वर्ल्ड बैंक की किताबों में अब हमें जोड़ दिया गया मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका का। पाकिस्तानी हुकाम से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि इस फैसले से हमें कोई नुकसान नहीं है। उनका यह मानना है कि यहां पे पाकिस्तान सबसे बड़ा रेसिपिएंट नहीं था कर्जों का, यहां पे अभी भी इंडिया था। अगर वो कहते हैं हम मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वी विल बी द लार्जेस्ट बोरोअर, सो वी आर हैप्पी। तो इट्स अ मेजर डेवलपमेंट और दिस इज अ सीरियस डेवलपमेंट। और इससे एक अंदाजा आपको यह भी होता है कि पाकिस्तान और भारत की जो एडवर्स है या राइवलरी है अब किस तरीके से जो मुख्तलिफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी वर्किंग को भी इम्पैक्ट कर रही है और वहां पर भी कुछ जो एडजस्टमेंट्स हैं अब जो उनको इदारे चलाने वाले हैं उनको करनी पड़ रही हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक। सो स्टे विद अस।